So let us start with next question. Question number 26. A solenoid of cross-sectional area 2 into 10 power minus 4 है वो. It is correction there. 2 into 10 power minus 4 ऐसा आना चाहिए. Meter square and 900 turns has 0.6 ampere meter square magnetic moment. Then the current flowing through the coil is. Then the current flowing through it through the coil of solenoid is. Simple question है, extremely simple. There's nothing in this question. आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 2 into 10 पावर minus 4 मीटर स्क्वायर. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपको बता दिए 900 है, मतलब 9 into 10 raised to 2. Then you have been given what is the value of dipole moment. Dipole moment की वैल्यू m दिया है आपको, कितना दिया है 0.6 6 into 10 पावर minus 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर. They are asking you what is current. तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला पता होगा ही. बताओ क्या था डायपोल मोमेंट. NIA. तो I आपको चाहिए तो सिंपल है. व्हाट इज I? M अपॉन NA. सिंपल. M की वैल्यू कितनी है 6 into 10 raised to minus 1. N कितना है 9 into 100. A कितना है 2 into 10 raised to minus 4. सिंपल. This is 1 this is 3 this is 1 this is 3 1 by 3 is 0.33 रिकरिंग. ये 10 पावर minus 2 ऊपर जाके plus 2, तो 10 पावर minus 1 और plus 2 is 10. तो 3.33 एम्पियर का करंट होना चाहिए. 3.33 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी. सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. The work done in moving a dipole from its most stable to most unstable position in 0.09 Tesla uniform magnetic field is. Dipole moment of this dipole is 0.5 ampere meter square. So again very simple question. हमको पूछा है what is the work done in moving a dipole from its most stable to its most unstable position. तो अगर आपको याद होगा जब हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो लेट अस से दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड यू नो ऑलरेडी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है. हाँ, नॉर्थ टू साउथ. तो मैग्नेटिक फील्ड होता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. इसमें अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है, इफ यू हैव अ बार मैग्नेट इन दिस, तो इफ the north of bar magnet is pointing towards south of external field, this is the most stable field. और इस most stable field को क्या बोलते हो आप लोग ना? स्टेबल इक्विलिब्रियम. क्या बोलते हैं इसको? स्टेबल इक्विलिब्रियम. और एंगल कितना होता है 0. अब मोस्ट स्टेबल से मोस्ट अनस्टेबल पे लेके जाना है, तो यू हैव टू रोटेट इट बाय 180. मतलब व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज, आपको कुछ करना नहीं है, इसको सिर्फ रोटेट करना है. ऑल यू आर सपोज्ड टू डू इज रोटेट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये रोटेट करने के बाद उल्टा हो जाएगा. यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ, यहाँ पे आ जाएगा साउथ. तो ये एंगल का इनिशियल जो था 0 डिग्री, ये एंगल है फाइनल जो है 180 डिग्री. ये मोस्ट स्टेबल है, ये मोस्ट अनस्टेबल है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है. और वर्क डन इन रोटेटिंग बार मैग्नेट, हमको पता है वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल या फिर मैग्नेटिक डाइपोल, फॉर्मूला क्या आता है, सेम आता है. कितना आता है, mb cos ऑफ थीटा 0 माइनस cos ऑफ थीटा. अभी आपको m का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर. b का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, b का वैल्यू 0.09. तो व्हाट आई विल डू इज बेटर आई विल राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ 10. तो m की वैल्यू 0.5 मतलब 5 into 10 raised to minus 1, 5 into 10 raised to minus 1. और b की वैल्यू 0.09 मतलब 9 into 10 raised to minus 2. cos of 0 minus cos of 180. 45 into 10 raised to minus 3. 1 minus of minus 1, that is 2. 2 into 45 is 90 into 10 raised to minus 3. So 0.090 joule. This is work done, which is energy 0.09. Option number C.
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सियल फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ बार मैग्नेट 3 सेंटीमीटर मतलब 2L इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, at a distance of 75 centimeter from its midpoint, if its magnetic moment is 0.6 ampere meter square। देखो अभी ऐसा है कि आपको लेंथ ऑफ बार मैग्नेट क्यों दिया है, इसका कोई हमको यूज है क्या? एब्सोल्युटली नो, यू डोंट नीड इट। फिर क्यों दिया होगा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए बार मैग्नेट का लेंथ मतलब इट इज द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और आपको बोला है लेंथ इज हाउ मच 3 सेंटीमीटर, मतलब नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस कितना है? 3 सेंटीमीटर। और जिस पॉइंट पे आप फील्ड फाइंड कर रहे हो, जिस पॉइंट पे आपको फील्ड फाइंड करना है, उसका डिस्टेंस हम हमेशा नॉर्मली कहाँ से मेजर करते हैं? सेंटर से, सेंटर ऑफ मैग्नेट से। ये डिस्टेंस को मैं डिनोट कर लेता हूँ लेटर से आर से या फिर एक्स से, व्हाटएवर यू वांट। तो ये 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दिस इज 75 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज हाउ मच? 3 सेंटीमीटर, मतलब नॉर्थ से साउथ। आपको पता होना चाहिए ये डिस्टेंस L होता है, ये डिस्टेंस L होता है, तो आपके पास 2L कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। तो L कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। इसका कोई यूज है क्या? एब्सोल्युटली नो। फिर क्यों दिया है? सिर्फ ये समझने के लिए कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। 75 सेंटीमीटर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1.5। अगर ऐसा हो तो हम उसको बोलते हैं फार अवे पॉइंट, या फिर उसको बोलते हैं शॉर्ट बार मैग्नेट। तो शॉर्ट बार मैग्नेट या फिर फार अवे पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है 2m अपॉन आर क्यूब। एग्जैक्टली, ये आर क्यूब का फॉर्मूला सिर्फ तब यूज हो सकता है व्हेनेवर द पॉइंट इज फार अवे। तो 2L मतलब लेंथ ऑफ बार मैग्नेट देने का रीजन सिर्फ इतना था दैट यू अंडरस्टैंड कि लेंथ L 1.5 इज वेरी वेरी लेस देन 75, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करो। तो दिस इज 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू m की वैल्यू कितनी है? 0.6, 6 इंटू 10⁻², और r क्यूब, r 75 सेंटीमीटर था, तो 75 इंटू 10⁻² का क्यूब। देन अभी 75 का क्यूब 25 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 3 है ना। What is 75 25 into 3? What is 25 5 into 5? तो 5 into 5 into 3 का क्यूब, या तो वैसे कर लो सिंपल। 10⁻⁻7 -1, और ये 10⁻⁻6, 10⁻², 12 अपॉन 75 का। अब एक काम करो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा 75 का क्यूब करना, तो देयर इज अ स्मार्टर वे टू डू इट। ऐसा है, ये जो आपने 10 पावर -2 को 10 पावर -6 लिखा, लिखो ही मत लिखो इसको। क्यों? 75 सेंटीमीटर था ना, मतलब कितना? 0.75, 0.75 मतलब 3/4, 3/4 होता है कि नहीं है? हाँ, तो ऊपर 12 आ गया, 10⁻⁸ हो गया, ठीक है। नीचे 3/4 है, 3/4 का क्यूब तो करना इजी है। व्हाट इज 3 क्यूब? 27, 27 बाय 4 क्यूब इज 64 इंटू 10⁻⁸। ये ऊपर जाएगा, 12 इंटू 64 बाय 27, 3 4 3 9 इंटू 10⁻⁸। अब ये ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि दिस इज 256, 256/9, 256/9। अभी 9 का अगर आपको टेबल अच्छे से पता है, व्हाट इज 9 30 का 270 बराबर, तो ये 28 पॉइंट समथिंग आएगा। ये दिस इज 28 पॉइंट समथिंग, रफली 30 इंटू 10⁻⁸, रफली 30 into 10⁻⁸, 30, roughly 30, 31.3, राइट। तो रफली 30, तो 31.3, तो जो भी है 28 29, मैं 29 मान लेता हूँ, 29 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला, तो 0.29 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, 0.29 माइक्रो टेस्ला। तो 0.29 से सबसे नियरेस्ट कौन है? 0.313, डन।
Next question. Good. An infinite long straight conductor is bent into the shape as shown in figure. It carries a current of I ampere. तो इसमें I ampere का current है. And the radius of the circular loop is r meter. The radius is r meter. Then the magnetic induction at its center will be. Very good question. ये बेसिकली जेईई मेंस का क्वेश्चन है और इसमें कुछ नहीं है सॉल्व करने ऐसा, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन. तो हमारे पास एक इन्फिनाइट लॉन्ग वायर था, उसको हमने इस शेप में बेंड कर दिया और इसमें से आई करंट पास कर दिया. एंड देन आल्सो इट टेक्स द शेप ऑफ अ सर्कुलर लूप. तो सर्कुलर लूप भी है मोर और लेस. तो व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर? सबसे पहले एक चीज याद रखना, जब आपके पास इन्फिनाइट वायर हो तो इन दैट केस, और यहाँ पे जानबूझ के गैप इज वेरी स्मॉल. इनका बोलने का मतलब ये था कि ये जो गैप अगर आप स्मॉल लेते हो, इफ यू टेक दिस वेरी स्मॉल गैप, so you can treat this roughly as a straight line. Gap is extremely small. When the gap is extremely small, you can take this as extremely small gap, मतलब you can take this as a straight line. और वैसे infinite length का वायर है. Infinite length के वायर में से अगर एक छोटा सा पार्ट को कर्वेचर दे भी दिया तो still वायर remains infinite. मतलब यहाँ पे दो कंट्रीब्यूशन होंगे मैग्नेटिक फील्ड के. एक आएगा लॉन्ग स्ट्रेट वायर से जिसमें करंट है I, और दूसरा आएगा सर्कुलर लूप से जिसमें भी करंट है I. तो दो अलग अलग कंडक्टर्स, दे आर कंट्रीब्यूटिंग मैग्नेटिक फील्ड. इसको कंडक्टर नंबर 2 बोल देते हैं, इसको कंडक्टर नंबर 1 बोल देते हैं. अगर एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, μ0/4 pi 2I/r. और वेयर r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और क्योंकि मैंने बोला ये मोर और लेस सर्कल ही है तो ये डिस्टेंस भी मोर और लेस रेडियस ही है, तो दिस इज आल्सो r. फिर उसके बाद जो सेकेंड पार्ट का फील्ड था, सेकेंड पार्ट का जो फील्ड है B2, वो सर्कल से आ रहा है और सर्कल का होता है μ0/4 pi, यहाँ पे 2 pi I/, डिफरेंस सिर्फ था पाई का. यहाँ पे डिनोमिनेटर में पाई है, वहां पे डिनोमिनेटर में पाई नहीं है, तो मैंने क्या किया, पाई एडजस्ट कर लिया. क्यों किया? क्योंकि दो अलग अलग पार्ट्स का फील्ड है. तो आप क्या निकालोगे? रिजल्टेंट. जब रिजल्टेंट निकालते हो तो प्लस होता है या माइनस होता है? प्लस होगा या माइनस होगा? तो कॉमन फैक्टर क्या होता है? बाहर आते हैं. कॉमन फैक्टर यहाँ पे μ0/4 पाई है, वहां पे μ0/4 है. मतलब बेसिकली अगर इसको लिखना चाहो, इसको लिख सकते थे μ0/2 पाई I/r, चलेगा. इसको लिख सकते थे μ0/2 I/r. सही है, करेक्ट. सिर्फ मैंने क्या लिखा, पाई और पाई लिखा. अगर आप चाहो तो पाई मत लिखो, नो इशू. यहाँ पे ऊपर 2 लिखो, 2 निकालो, यहाँ पे 2 लिख दो, दैट्स ओके. बट आंसर भी देखते रहो. आंसर में पाई दिखता है कि हमको, हाँ, तो हमको पाई चाहिए. दोनों केसेस में पाई चाहिए, करेक्ट. तो आई जस्ट रोट हियर एक्स्ट्रा पाई बिकॉज ऑप्शन देखे तो यहाँ पे पाए आना चाहिए, तो पाए वहां पे भी चाहिए. और दोनों ऑप्शंस में μ0/4 पाई कॉमन निकाला है, तो मैं 2 नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? 4. अब सिर्फ ऐसा है कि डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन सेम हुआ तो ऑप्शन ए, अपोजिट हुआ तो ऑप्शन नंबर बी. राइट हैंड रूल. राइट हैंड रूल. लुक एट द डायरेक्शन ऑफ करंट. राइट हैंड रूल, आउटसाइड. मतलब B1 इज पॉइंटिंग आउटसाइड. आउटसाइड मतलब डॉट, सही है ना, डॉट. एंड इफ यू लुक अगेन, ये जो कर्व पार्ट है इनसाइड, राइट हैंड थंब रूल इज टेलिंग यू दैट द करंट पासिंग थ्रू दिस कर्वेचर सर्कल, उसका जो फील्ड है वो क्या है? इनसाइड है, मतलब क्रॉस है. सही है. अब माइनस होगा, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा फील्ड ग्रेटर है. तो माइनस कैसे करोगे? माइनस कैसे करोगे? पहले तो पता करना पड़ेगा ना कौन सा बड़ा है. अगर B1 इज ग्रेटर देन B2 तो B1 माइनस B2. अगर B2 इज ग्रेटर देन B1 तो B2 माइनस B1. लुक 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 लुक, यहाँ पे एक्स्ट्रा पाई था नीचे और पाई डिवाइड हो रहा है. डिवाइड होना मतलब नंबर को छोटा करना. डिवाइड बाय 3. सपोज मेरे पास एक नंबर है 12, यहाँ पे 12/3 है, तो कितना ये
4 और वहां पे सिर्फ 12 है, तो which one is bigger? B2। सिंपल लॉजिक है यहाँ पे, B2 इज ग्रेटर देन B1। तो एक्सट्रीमली सिंपल लॉजिक, क्योंकि यहाँ पे पाई नहीं है, हमने एडजस्ट किया, यहाँ पे पाई है, कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में है, और पाई की वैल्यू 3.14 है। डिवाइड, इफ यू डिवाइड एनीथिंग बाय अ नंबर ग्रेटर देन 1 तो आंसर छोटा होता है। तो B2 इज ग्रेटर देन B1, तो योर आंसर शुड बी B2 माइनस B1, ऐसा आना चाहिए। तो μ0/4 पाई 2 पाई I by R minus μ0/4 पाई 2I by R। तो μ0/4 पाई कॉमन, 2I by R भी कॉमन, यहाँ बचा पाई, यहाँ बचा 1, तो पाई माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. In the figure shown, there are two semicircles of radii R1 and R2 in which a current I is flowing. The magnetic induction at the center will be, center O पे induction बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले the first thing that you should know is, ये जो दो लॉन्ग स्ट्रेट पार्ट है, दो स्ट्रेट पार्ट है ना, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? 0। क्यों 0? Because the point where you are finding out magnetic field is along the direction of current। तो जब along the direction of current हो, वहां से करंट के आगे या करंट के पीछे उसी लाइन में पॉइंट हो, तो फील्ड होता है 0। मतलब ये दोनों तो कंट्रीब्यूट करने नहीं वाले। तो कंट्रीब्यूशन आएगा किसका? कंट्रीब्यूशन आएगा बाकी दो पार्ट का। अब एक काम करता हूँ, इसको R1 ही बोला है ना, इसको पार्ट नंबर 1 बोल देते हैं, इसको पार्ट नंबर 2 बोल देते हैं, हमारा काम हो जाएगा आसान। मतलब एक यहाँ से आएगा कंट्रीब्यूशन और एक यहाँ से आएगा कंट्रीब्यूशन। तो अब वापस से वही है, दिस इज द सेम क्वेश्चन दैट वी हैव जस्ट सॉल्व्ड, B1 प्लस B2 या B1 माइनस B2 या B2 माइनस B1। सिर्फ यहाँ पे दोनों चीजें क्या है? दोनों सर्कल्स है। तो B1 अगर फाइंड करोगे, सर्कल है सर्कल, तो μ0 बाय, अभी देखो लुक, वहां पे हमको 4 पाई लिखना मजबूरी था क्योंकि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर था। यहाँ पे ऐसे कोई मजबूरी हमारी है नहीं। पाई है क्या यहाँ पे? नहीं, तो पाई मत लिखो। μ0/4 2I by R1 डायरेक्शन inside of the cross, B2 is μ0/4 2I by R2 डायरेक्शन इनसाइड। अब तो उसको उल्टा मत दिखाना, बराबर उसके जो करंट है ना, वहां पे अपने कर्ल फिंगर्स को लाओ, राइट हैंड के कर्ल फिंगर्स को लाओ, नहीं तो लेफ्ट हैंड के कर लिए तो बाहर आ जाएगा वो, तो बाहर नहीं है वो, इट इज गोइंग इनसाइड। तो इनफैक्ट मैग्नेटिक फील्ड का सबसे इजी चैप्टर है, कुछ है ही नहीं इसमें। लुक, यू जस्ट हैव टू पॉइंट फिंगर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ करंट एंड लुक एट द थंब गोइंग इनसाइड मतलब क्रॉस मतलब दोनों प्लस एडिशन, तो 1/R1 प्लस 1/R2 ये वाला है इधर, ऑप्शन नंबर सी। तो नेट, हाँ अपॉन वो सब मैनेज कर लेंगे हम लोग। नेट इज B1 प्लस B2, नेट फील्ड इज B1 प्लस B2, मतलब μ0/4 2I। अभी मुझे तो पता है ना, R1 और R2 को छोड़ के बाकी सब निकलेगा कॉमन। μ0/4 2I, μ0/4 2I, ये कॉमन आ गया, 1/R1 प्लस 1/R2, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा? μ0/4 2I और अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई R2 प्लस R1 अपॉन R1 इंटू R2, करेक्ट। हाँ, अभी यहाँ पे 2 है नहीं, तो समथिंग इज रॉन्ग, यू शुड गेट अ 2 देयर, वो 2 होना चाहिए। μ0I/4 R1 प्लस R2 दोनों करेक्ट है, तो 2 कहाँ गया? हाँ 2 नहीं आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? ये हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल का अगर याद होगा आपको, फील्ड याद है क्या? μ0/4 पाई I थीटा बाय R, करेक्ट। थीटा कितना है? 180, मतलब कितना है?
पाई। सेमी सर्कल के लिए 2 नहीं आता है ऊपर, क्योंकि ये सिर्फ थीटा क्या हो जाता है पाई, 2 पाई नहीं होता है, वो क्या होता है पाई। और पाई क्या हो गया, कैंसल। तो 2 आया क्या इसमें, नहीं, तो 2 नहीं आया, तो हमने यहाँ पे 2 नहीं लिखना चाहिए था, तो ये 2 और ये 2 नहीं आएगा, क्योंकि सेमी सर्कल है। कंप्लीट सर्कल होता तो होता, लेकिन ये कौन है, सेमी सर्कल है, तो 2 नहीं आएगा, तो 2 नहीं आएगा। म्यू 0 I/4 इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया क्या ये पाए और पाए, तो 2 क्यों नहीं आया, समझ में आया पक्का। वाई नॉट 2 बताओ क्यों नहीं, बिकॉज ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, म्यू 0/4 पाए I थीटा/r, थीटा कितना है पाए। अगर पूरा सर्कल होता तो 2 पाए, तो ऊपर 2 आता क्या, यस, यहाँ पे आएगा क्या, नो, डन। क्वेश्चन नंबर 2, ये नया सेट चालू कर दिया हमने, उसको क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, रिंग मतलब सर्कुलर लूप, having n turns at a distance x on its axis, मतलब axial field म्यू 0/2 I a square upon a square plus x square raised to 3/2 is proportional to मतलब वो म्यू 0/2 हो, म्यू 0/4 हो, वी डोंट केयर, क्योंकि प्रोपोर्शनल पूछा है, मतलब आपको कांस्टेंट्स को कंसीडर करना नहीं है। हैविंग n टर्न्स है तो सिंपल है ना, हमारे पास एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था म्यू 0/2 I a square अपॉन a square प्लस x square रेज टू 3/2। अगर n होगा तो n से मल्टीप्लाई करोगे, राइट, और आपको रेडियस कितना दिया है r, रेडियस कितना दिया है r, तो a की जगह पे क्या लिखोगे r, a की जगह पे लिखोगे r, तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो म्यू 0/2 पाई तो है कांस्टेंट, अगर म्यू 0/2 पाई नहीं, सॉरी, म्यू 0/2 इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है तो इसको हटा दो यहाँ से, सिर्फ क्या लिखोगे आप, यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रोपोर्शनल टू NIR², आई दिया है नहीं, आई भी कांस्टेंट है तो आई को भी भूल जाओ, NR² अपॉन R² प्लस x स्क्वायर रेज टू 3/2, NR² अपॉन R² प्लस x स्क्वायर रेज टू 3/2, ऑप्शन नंबर सी। देयर इज नथिंग इन दिस क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूला याद है कि नहीं ये चेक कर रहे थे, दैट्स इट। इफ यू रिमेंबर फॉर्मूला, डन, सिंपल। हाँ, इसी को इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट पूछ सकते हैं, R² इज एरिया अपॉन पाई, तो यहाँ पे आ जाएगा IA। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट पूछते, अगर यहाँ पे I है, ये R² है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², तो R² क्या आ गया A/पाई, तो A अपॉन पाई, R² की जगह पे क्या लिखोगे A अपॉन पाई, NIA क्या होता है मोमेंट, तो M अपॉन R² प्लस x स्क्वायर रेज टू 3/2, अगर इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट पूछा होगा तो। अगला क्वेश्चन, टू कॉन्सेंट्रिक, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रिक, सेम सेंटर, कोप्लेनर, व्हाट डू यू मीन बाय कोप्लेनर, दे आर द सेम प्लेन, तो दोनों के दोनों लूप जो है दे विल बी इन XY प्लेन और XZ प्लेन और YZ प्लेन। So two concentric coplanar circular loops of radii R1 and R2 carry currents of respectively I1 and I2 in opposite direction. एक अगर clockwise है तो दूसरा anti clockwise है, लिखा भी है आगे, one clockwise and the other is anti clockwise. The magnetic induction at the center of the loop, the magnetic induction at the center of the loop, ऐसा बोला क्या, the magnetic induction of first or second at the center of loop, क्या बोला है, the magnetic induction at the, मतलब net magnetic induction, resultant magnetic induction at the center of loop is half that due to I1 alone, मतलब जो पहला करंट फील्ड जनरेट करेगा उसका हाफ है, कौन उसका हाफ है, नेट फील्ड उसका हाफ है। If R2 is to R2 is to R1, मतलब मैं वो बोलने ही वाला था कि यहाँ पे बताया नहीं R1 ग्रेटर है कि R2 ग्रेटर है, तो बाद में बता दिया R2 is to R1 मतलब R2 is greater than R1। The value of I2 by I1 is, the ratio of I2 by I1 is, so in a nutshell, in short,
इन शॉर्ट व्हाट दे आर टेलिंग यू इज कि आपके पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स है, तो यू हैव टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स, सपोज दिस इज कॉइल नंबर 1 and you have one more with same center ऐसा, then the radius of the inner is r1 and that of the outer is r2, then एक में क्लॉकवाइज करंट है, एक में एंटी क्लॉकवाइज करंट है, और सेंटर पे इंडक्शन अगर आप फाइंड करते हो, सेंटर पे इंडक्शन में बोलूंगा नेट इंडक्शन बी नेट, ये पहले करंट का हाफ है, इट इज v1/2, दिस इज व्हाट दे हैव टोल्ड यू सो फार, राइट। और यहाँ पे करंट कितना था I1, ये करंट कितना है I2, मतलब मैग्नीट्यूड इज नॉट सेम, और सेम होता तो फिर I2/R पूछते क्यों, तो उसमें तो I2 और I1 सेम ही आ जाता ना, तो रेशो 1 आता उसमें, अभी भी आ सकता है, देखते हैं। तो टू कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक है यस, सेम सेंटर है, कोप्लेनर यस, R1 R2 यस, carry current I1 I2 yes, okay good, opposite direction clockwise and anti-clockwise is also good, the magnetic induction at the center of the loop मतलब B net is half due to current I1 alone, ये भी सही है, सिर्फ R2 equal to 2 times of R1, ये डेटा हमने लिखा नहीं, that's it। तो I2 by I1 फाइंड कैसे करेंगे, कैसे करोगे, पहले B net फाइंड करेंगे। B net फाइंड करने से पहले आपको ये चेक करना है कि B1 ग्रेटर है कि B2 ग्रेटर है, B1 इज ग्रेटर देन B2, क्योंकि B ये सर्कुलर लूप है। अब आप अभी आप बोल सकते हो μ0/2 I/R, इसको लिखना है μ0/4 पाई 2 पाई I/R, चलता है, इसको आपको लिखना है μ0/4 2 I/R, तो भी ठीक है, इट्स ओके, मैं इसको ऐसा लिखूंगा, क्योंकि अब हमारा अभी जो आंसर है ना, वो पहले क्या हो रहा था, पहले हमको μ0/4 ऐसा चाहिए था, अब ऐसा नहीं है, अभी क्या चाहिए, रेशो द नंबर, तो हमको यहाँ पे μ0/4 पाई μ0/2 इसकी जरूरत नहीं है, तो इसका जो सबसे बेसिक फॉर्म है μ0/2 इसी में लिखेंगे, राइट। नहीं तो क्या हो जाता है ना, कहीं पे μ0/4 पाई 2 पाई है I/R, कहीं पे μ0/4 2 I/R, कहीं पे μ0/2 I/R, एक ही चीज है, डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन, यू हैव टू लुक एट द ऑप्शंस कि क्या दिया है। पहले केस में क्या था, μ0/4 पाई कॉमन था, तो मुझे μ0/4 पाई लिखना था, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 पाई लिखा, ऊपर 2 पाई एडजस्ट कर लिया। दूसरे केस में μ0/4 था, पाई नहीं था, तो मैंने पाई नहीं लिखा, सिंपल, और वैसे भी वो एंगल कितना था, थीटा कितना था, पाई था, पाई और पाई क्या हो गया, कैंसल। अब यहाँ पे तो हमको ना μ0/4 है ना μ0/4 पाई, हमारे पास है रेशो नंबर है, कहीं पे भी μ0/4 पाई नहीं है, तो उसका सबसे बेसिक फॉर्म है वो लिखेंगे। देन अभी क्योंकि R1 इज लेस देन R2 और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो B1 इज ग्रेटर देन B2, तो अभी नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड में पहले देख लो डायरेक्शन, B1 इज B2 इज, तो B1 माइनस B2 ये नेट है। इक्वेशन नंबर 1 भी नेट फील्ड का इक्वेशन है, दूसरा फाइंड करेंगे वो भी नेट फील्ड का है, व्हाट इज B1 बताओ, μ0/2 I1 अपॉन R1 माइनस μ0/2 I2 अपॉन R2, μ0/2 कॉमन, I1 अपॉन R1 माइनस I2 अपॉन R2, but R2 is 2 times of R1, so therefore B net equal to μ0/2 R1 आ गया कॉमन, तो क्या मिल जाएगा हमको, I1 माइनस I2/2, सही है ना ये। इसको ऐसे रखो, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन नॉट नीडेड एक्चुअली। इक्वेशन नंबर 2, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमको दिखता है कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, इक्वेशन नंबर 2 हमको बताता है बी नेट कितना है, μ0/2 R1 I1 माइनस I2/2, और ये क्या होता था हमको, इट इज B1/2 बराबर, लेकिन B1 खुद क्या है, कितना था
μ0/2 I1/R1, ये था ना B1। और एक 2 है, और एक 2 है, ये 2 ये अलग है, ये अलग है, वो 2 अलग से है, वो 2 छोड़ना मत, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। डू नॉट फॉरगेट दिस 2, अदरवाइज गए। कैंसल कैंसल, बराबर, कैंसल 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 एंड कैंसल, सही है। तो I1 माइनस I2/2 इक्वल टू I1/2। अब मुझे बताओ, ये I1 है, ये I1/2 है, I1 माइनस I1/2 इक्वल टू I2/2, तो I1/2 इक्वल टू I2/2, तो I1 इक्वल टू, तो I2/I1 इक्वल टू 1, राइट। अभी ये आंसर है क्या? ये आंसर है, ऑप्शन नंबर डी बोला है 1, खत्म। तो प्रोसेस जिसको समझ में नहीं आई वापस समझ लो। नेट फील्ड इज V1/2 ऐसा दिया था, R2 इक्वल टू R1 दिया था, सिर्फ दो कॉन्सेंट्रिक हमारे पास सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल थे, करंट था I1 और I2। तो पहले करंट का फील्ड होगा μ0/2 I1/R1, दूसरे का होगा μ0/2 I2/R2। R2 यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 टाइम्स ऑफ R1। डायरेक्शन देखोगे, एक का डायरेक्शन है इनसाइड, एक का है आउटसाइड। तो B1 माइनस B2, क्योंकि B1 इज ग्रेटर देन B2। तो आपने नेट फील्ड फाइंड कर लिया, लेकिन नेट फील्ड ऑलरेडी पता था। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड और उसका लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होंगे, तो सब सब्स्टिट्यूट कर दो। और B1 क्या है? B1 क्या है? μ0/2 I1/R1। और ये हाफ छोड़ा, अगर ये छोड़ दिया गलती से तो गए, क्योंकि क्या होगा, लुक, ये हाफ नहीं लिखा ना, अगर नहीं लिखते हो, ये I1 और ये I1 कैंसिल हो गया, तो गए 0, I1 कैंसिल हो गया, तो फिर I2 इक्वल टू 0, तो I2/I1 इज ऑल्सो 0। आंसर 0 दिया नहीं है, देना चाहिए था वो। गुड, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड्स एट 2 पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। अब देखो, रिमेंबर दिस, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो पहले। मैग्नेटिक फील्ड्स एट 2 पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, मतलब एक ही सर्कुलर कॉइल, मतलब रेडियस क्या है? सेम। ओके, देन आगे क्या बोला है? आगे क्या बोला है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.05 मीटर एंड 0.2 मीटर, मतलब 2 पॉइंट्स है, मतलब x1 और x2। अब तक हम एक ही पॉइंट पे फाइंड कर रहे थे अलोंग द एक्सिस, अभी 2 पॉइंट्स है। फ्रॉम द सेंटर are in the ratio 8:1, the radius of the coil is, look, first of all you have to understand exactly what they're telling you. So this is a coil, of course, with some radius r, जो फाइंड करना है। इसको हमने a बोला है, हमने जब डिराइव किया था तब इसको a बोला था। ये एक्सियल पॉइंट है, यहाँ पे पहला पॉइंट है लेटर से P1, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है लेटर से P2। इसका डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ x1 जो 0.02 दिया है, 0.05 दिया है, ये दूसरा है x2 जो 0.2 मीटर दिया है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव। वेल, बाय द वे, जनरल फॉर्मूला क्या था? इट वाज μ0/2 I_a², मतलब जिसको हम लोग r बोलेंगे, हमको रेडियस फाइंड करना है, तो I_r² अपॉन I_r² अपॉन r² plus x² raised to 3/2. Now this is constant, this is constant, this is also constant. So you can say directly that B is proportional to 1 upon r² plus x² raised to 3/2. तो यहाँ पे आपको मिल गया प्रोपोर्शनलिटी। आपको रेशियो दिया था B1/B2 कितना है? 8:1, तो B1/B2 इज 8:1। लेकिन अगर आप B1/B2 करोगे, इनवर्सली रिलेटेड है। तो सबसे पहले r² प्लस x² अपॉन r² प्लस x² होल रेज टू 3/2। ये B2 है तो इधर 2 है, ये B1 है तो इधर 1, करेक्ट। तो सही है ना, इतना ही है, वो करेक्ट है। देन ये कितना वैल्यू दिया है आपको? 8 दिया है। नाउ यू कैन सी, या राइट हैंड साइड पे क्यूब है और लेफ्ट हैंड साइड पे 8 है, तो क्यूब रूट अगर लेता हूं मैं 2 हो जाएगा। वेरी गुड। तो टेकिंग क्यूब रूट, इफ यू टेक क्यूब रूट यू विल हैव 2 इक्वल टू
ये पूरा का पूरा एज इट इज, सिर्फ यहाँ पे 3 की जगह पे आ जाएगा 1, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, सो इफ यू स्क्वायर 2 की जगह पे 4, और दिस विल बी आर स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई 4r स्क्वायर प्लस 4x1 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, 3r स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस 4x1 स्क्वायर। तो r स्क्वायर क्या आएगा? नहीं 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 नहीं, बाय 3, ये आ जाएगा आपका आर स्क्वायर का वैल्यू। करेक्ट, कुछ नहीं है, इसको यहाँ पे लाए 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 3r स्क्वायर, इसको वहां पे लेके गए और करेक्ट। x2 की वैल्यू कितनी है? 0.05, मतलब 510⁻²। वो कौन था? x2 था कि x1 था? हाँ, तो मैंने क्या पूछा, x2 की वैल्यू कितनी है? तो x2 की वैल्यू कितनी है? 0.2। 0.2 का स्क्वायर मतलब 410⁻² इंटू 4, 25×10⁻⁻4। सही है, क्योंकि वो 0.05 था, 0.05 था ना। हाँ, बराबर हो गया ये, अपॉन 3। तो आर स्क्वायर इक्वल टू, अब ऐसा नहीं करना, ये 425 का कितना है, और 10⁻⁻4, तो 4×10⁻² माइनस 10 अपॉन 4 - 1 इज कितना? 3। वेरी गुड। तो 3×10⁻² अपॉन 3, 3 3 भी, तो r इक्वल टू 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 मतलब 0.1, तो 0.1 मीटर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, खत्म, डन, क्लियर, पक्का पक्का। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।